आप जॉब करते हैं, करना चाहते हैं, स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी काम में है, तो आप सब लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि हर वो इंसान जो कोई भी काम करता है उसके लिए जो लिंक्डइन का नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप स्टूडेंट है तो मैं आपको कहूंगी कि अपने जितना आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स पर, अपने नॉर्मल फ्रेंड्स पर ध्यान देते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने लिंक्डइन कनेक्शंस पर भी दीजिए, क्योंकि बाद में यही कनेक्शंस आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से लिंक्डइन की शुरुआत हुई, कौन इसके फाउंडर थे, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, और क्या इसके फाउंडर का ये पहला आइडिया थी कि सोचते ही बन गई, या फिर इसके पीछे भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। सो किस तरीके से पूरा का पूरा जो लिंक्डइन है वो एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये बेहतरीन स्टोरी पता लग सके। लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन थे, जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया के रहने वाले थे। उनके पेरेंट्स बहुत अमीर नहीं थे, इसलिए उनको शुरू से ही कंप्यूटर वगैरह तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन वो गेम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने में। वो गेम्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि उन्हें अपनी पहली नौकरी भी एक गेमिंग कंपनी में एज अ एडिटर मिली थी, जहां पर वो छोटे मोटे जो भी कंटेंट का काम होता है वो किया करते थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई द पटनी स्कूल और बाद में कॉलेज की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब उन्होंने द पटनी स्कूल में अप्लाई किया था तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। उन्होंने सोचा कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तभी मैं उनको बताऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनका कहना है कि इससे उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा मदद मिली। पहले जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका इंटरेस्ट था कि वो एक प्रोफेसर बने, लेकिन बाद में उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, या कह सकते हैं बदल गया। सो पहली चीज तो मैं यही कहूंगी कि इट्स परफेक्टली फाइन कि बाद में जाके आपके इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो जाए। हो सकता है कि आपने कुछ और प्लान किया हो, लेकिन बाद में जाकर आपको कुछ और अच्छा लगने लगे। कॉलेज के आखिरी सालों में इनको लगने लगा कि ये एक टेक्निकल कंपनी बनाएंगे जिसमें ज्यादातर काम इंटरनेट का हो, जो इंटरनेट एक्सक्लूसिव हो, और उस टाइम में अमेरिका में जो इंटरनेट कंपनीज है उनका बहुत ज्यादा बूम भी था। तो इन्होंने कॉलेज खत्म करते ही एक आइडिया बनाया और उसको अपने कनेक्शंस यूज करके वीसीज के पास भी ले गए। वीसी को जाकर इन्होंने अपना आइडिया दिखाया और कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं एक कंपनी शुरू कर पाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि बिना तजुर्बे के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वीसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पहले जाके कोई तजुर्बा लाओ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक स्टूडेंट को हम इतनी बड़ी फंडिंग नहीं दे सकते। उनको ये बात तुरंत समझ आ गई और उसके बाद उन्होंने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, तो इन्हें पहली जॉब एप्पल कंपनी में मिली। एप्पल कंपनी इन्होंने 1994 में ज्वाइन की थी, जहां पर इन्होंने पूरे 2 साल नौकरी की। एप्पल में 2 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने फुजित्सु ज्वाइन कर ली, जहां पर इन्होंने काफी दिन काम किया। उसके बाद इनको लगा कि इनके पास 2 कंपनी का एक्सपीरियंस तो आ ही गया है, क्यों ना आपने जो मास्टर प्लान है, जो कि था कि वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उस पर शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद ये फिर दोबारा वीसी के पास गए अपना आइडिया लेकर, और इस बार इन्हें फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग से इन्होंने जो अपना आइडिया था, जो था सोशल नेट, वो शुरू किया। वेल, सोशल नेट क्या था? कह सकते हैं आप कि उस वक्त का ये टिंडर था, जहां पर आप डेटिंग मतलब अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं और डेट पर जा सकते हैं। वेल, इस आइडिया पे उन्होंने 2 साल काम किया। जी हाँ, फंडिंग के साथ पूरे 2 साल काम किया। लेकिन धीरे धीरे जो टीम बनी और जिस तरीके से ये बिजनेस आइडिया गया, इनको वो अच्छा नहीं लगा। एक वक्त के बाद उन्हें लगा कि ये तो मेरा आइडिया नहीं है और ये वो मुझे नहीं बना सकता जो मैं बनना चाहता हूँ, और इसीलिए 2 साल बाद इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। सो गाइस, इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि इट्स ओके टू लीव। सो गाइस, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इट्स ओके टू लीव। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बहुत ज्यादा होप से शुरू करते हैं, लेकिन बाद में हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक वक्त के बाद लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा तो आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने थोड़ा आराम लिया और उसके बाद अपने ये एक दोस्त से मिले, जो कि थे पीटर थाल। पीटर थाल पेपाल के फाउंडर थे।
यहाँ पर गाइस मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि आज भी पीटर थायल की तरफ से एक थायल फेलोशिप चलती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है तो आप ऑनलाइन थायल फेलोशिप सर्च करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, उनको ये थायल फेलोशिप ही मिली थी जहां से उनको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट और धीरे धीरे अपने आइडिया में इतना ज्यादा हेल्प मिला। सो रिड ने जब पीटर से इन सब के बारे में बात की तो पीटर ने पूरी बात सुनकर कहा कि ठीक है, क्यों ना तुम पेपाल ज्वाइन कर लो। पेपाल एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, इस वक्त बहुत अच्छा भी चल रहा है, तुम्हें अच्छा तजुर्बा मिलेगा। तो रिड ने सोचा कि उनको अपना ध्यान थोड़ा हटाना होगा और नॉर्मल चीजों पर लाना होगा, जिसके लिए पेपाल से बेहतरीन ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने पेपाल ज्वाइन कर लिया। हालांकि रिड कभी अपना सपना नहीं भूले। उनका एक सपना था कि वो कुछ ना कुछ अपना शुरू करेंगे और दुनिया पर इम्पैक्ट लाएंगे। वो पेपाल में अच्छे कनेक्शंस बना रहे थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, चीजें समझते थे, लेकिन अपने आइडिया के बारे में भी हमेशा सोचते रहते थे। उनको पता था कि वो ये कभी ना कभी जरूर करेंगे। और वो दिन तब आया जब फाइनली ईबे ने पेपाल को खरीदने की सोची। पेपाल के कुछ शेयर्स रिड के पास भी थे और जब ये कंपनी बिकी तो रिड को अपना शेयर $10 मिलियन का मिला। तो 10 मिलियन तो बहुत थे उनके आइडिया को फंड करने के लिए, और यहीं से उन्होंने ईबे, पेपाल और अपनी जो पुरानी कंपनी थी सोशल नेट, वहां के कुछ लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई और अपनी नेक्स्ट कंपनी जो की थी लिंक्डइन, उसकी शुरुआत करी। तो गाइस जो लिंक्डइन की शुरुआत है ना वो बहुत ज्यादा स्लो थी। इवन लिंक्डइन की शुरुआत से पहले रिड ने सोचा था कि वो 1 साल का गैप ले, थोड़ा आराम करे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कहीं वो इस अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर दे, और उन्होंने कुछ हफ्ते के रेस्ट के बाद ही ये कंपनी शुरू कर दी। पेपाल में रहते हुए ही रिड को लिंक्डइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। वहां पे उन्होंने देखा कि ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जहां पे जो बिजनेस वाले लोग हैं वो डिस्कस कर सके, कनेक्ट कर सके, या फिर जो लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं वो कहां पर आकर अपनी जो प्रोफाइल्स है वो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। और तब उन्होंने लिंक्डइन की शुरुआत की थी। तो जो लिंक्डइन का शुरुआती नेटवर्क था वो सिर्फ 350 मेंबर्स का था, और वो भी उन्हीं के टीम मेंबर्स के, उन्हीं के जान पहचान लोगों के बिल्कुल क्लोज कनेक्शंस थे। लेकिन फिर ये आइडिया धीरे धीरे ग्रो करने लगा और काफी महीनों बाद इनका नेटवर्क 4000 लोगों तक पहुंच गया। एक दिन में मुश्किल से इन्हें 20 कनेक्शंस भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे लगे रहे। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें एक ही दिन में ग्रो करना है। फिर धीरे धीरे 4000 से वो कनेक्शंस 10,000 तक, किसी दिन 1 लाख तक, किसी दिन 4 लाख तक, किसी दिन 10 लाख तक। और गाइस आज लिंक्डइन पर 70 करोड़ लोग हैं। पहले लिंक्डइन पूरा का पूरा फ्री काम करता था, लेकिन बाद में इन्होंने पेड प्रोफाइल्स, पेड जॉब लिस्टिंग तरीके की काफी चीजें लॉन्च की, और आज इनका पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो काफी अच्छा है। क्योंकि गाइस लिंक्डइन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप है, बिजनेस वाले लोग हैं, तो जब किसी को बिजनेस करना होता है तो वो इजिली पैसा निकाल देते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका पूरा नेटवर्क प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल होने की वजह से लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छा क्राउड है। हालांकि गाइस अब 2022 चल रहा है और इसे 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था। तो गाइस अभी 2022 चल रहा है, तो आज से लगभग 6 साल पहले लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था। हॉफमैन लिंक्डइन को बेचने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में बोर्ड मेंबर बन गए और बाद में वीसी बन गए। उन्होंने काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और आज के टाइम में वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। सो गाइस आई होप आपको रिड हॉफमैन की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहली चीज तो यही कि रिजेक्शंस किसी को भी मिल सकते हैं और रिजेक्शन किसी की कहानी तय नहीं करते। दूसरी चीज की एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने आइडियाज को क्लैरिफाई लोगों को कर सके, ये दिखा सके कि आप लायक हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की हारना कोई बुरी बात नहीं है। आपने कोई चीज शुरू की और वो नहीं चल पाई तो उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ये भी आपकी कहानी तय नहीं करता। तीसरी चीज की अपने सपनों के बारे में सोचते रहिए। आप सोचते रहेंगे तो कभी ना कभी उन्हें कर भी लेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।